वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड बाय गूगल केमिस्ट्री। तो आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स का प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैं आपको आपके इस सेशन में मैथ्स को ख़त्म करूंगा या फिनिश करूंगा। मैथ्स को नहीं ख़त्म करूंगा, मैथ्स के सिलेबस को कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये जो डिस्कशन है सिलेबस का, ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का सिलेबस तो सेम ही है, बस एग्ज़ाम पैटर्न में डिफरेंस है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो आपके एग्ज़ाम है वो एनुअली होंगे, एक ही बार देना होगा आपको। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में कुछ टर्म 1 टर्म 2 इंसर्ट कर दिया गया है, उसको सेमेस्टर पैटर्न पर बनाने का प्रयास किया गया है। तो बेसिकली पढ़ना सबको वही है, बस एग्ज़ाम पैटर्न में डिफरेंस है। तो दिस इज़ फॉर बोथ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड फॉर सीबीएसई। ठीक, तो मैं पर्याप्त हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर ही पढ़ाता हूँ। तो आप अगर यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम से भी हैं तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, बिकॉज आई डिक्टेट इन बोथ लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज की कोई समस्या नहीं है। वैसे भी मैथमेटिक्स एक बाइलिंगुअल सब्जेक्ट है, उसमें लैंग्वेज से इफ़ेक्ट कोई नहीं पड़ना है, चाहे कोई इंग्लिश में पढ़ाए या हिंदी में पढ़ाए। भाई फंक्शन को फंक्शन समझने में कोई समस्या नहीं है, रिलेशन को रिलेशन कहने में कोई समस्या नहीं है, सेंस वही आता है। मैं संबंध बोलूं या रिलेशन बोलूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी विल मीट आवर सिलेबस इन दिस सेशन। तो मेनली जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं तो आप ये समझ के चलिए कि मैं एनसीईआरटी मेरे सामने है, क्योंकि एनसीईआरटी आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। तो मैं जब भी बात करूंगा तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही करूंगा, और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स अकेले, और कोई नहीं है। तो पूरे का पूरा दोनों बुक मैं ही पढ़ाऊंगा, जो आपका फर्स्ट है और सेकंड है। तो इन ऑल अगर हम बात करें, सो देर आर 13 चैप्टर्स इन योर सिलेबस। देर आर 13 चैप्टर्स इन योर सिलेबस इंक्लूडिंग बोथ द बुक्स। तो कौन से चैप्टर में कितना दिन लगेगा, कितने लेक्चर में मैं चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा, वो मैं चैप्टर वाइज आपको आज डिस्कस करूंगा। किस चैप्टर में कितना समय लगेगा, एंड व्हाट विल बी आवर प्लान आफ्टर द एंड ऑफ द सिलेबस। सिलेबस के ख़त्म होने के बाद हमारा प्लान क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कितने चैप्टर्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, और हम उसको कितने दिन में टैकल करने वाले हैं, कितने दिन में फिनिश करने वाले हैं। तो हाँ ठीक है, मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th फॉर बोथ यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। इवन आईसीएसई बोर्ड का भी सिलेबस डिफरेंट नहीं है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बुक में ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है, बट जो बेसिक है वो वही है, फाउंडेशन सबका वही है। तो आप चाहे यूपी बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें या आईसीएसई बोर्ड की बात करें, सारे सिलेबस सेम ही हैं। क्योंकि मैं आईसीएसई बोर्ड का भी पढ़ाता हूं, तो हमें पता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी फाउंडेशन वही होगा आपका। ठीक, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज नहीं मेंशन किया हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ये सब के लिए होगा, क्योंकि कोई भी ना ही कम्प्लीटली इंग्लिश में ही पढ़ाता है, ना ही कम्प्लीटली हिंदी में भी पढ़ा पाता है। हमको बाइलिंगुअल चलना पड़ता है, तो लैंग्वेज का कोई इश्यू आपको नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो आपको मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये एक ऐसा चैप्टर है
जिसे सुन के मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं इसको इतनी बार पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे। कम से कम अगर ओवरऑल कम पाइलअप करके नंबर ऑफ़ आवर्स जोड़ें तो लगभग 4 से 5 घंटे का लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, गूगल केमिस्ट्री चैनल पे। कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन का मैं इसमें 4 से 5 बार पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूँ। तो जैसे ही रिलेशन एंड फंक्शन आता है तो दिमाग चकराने लगता है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते पूरा क्वेश्चन रट गया, इतनी बार पढ़ा दिया हूँ, तो ज़्यादा समय इसको लगेगा नहीं ख़त्म करने में। तो जो ये रिलेशन और फंक्शन है, इसमें अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में बेसिकली हमको 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको डिफिनीशन समझना होगा रिलेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाऊंगा जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है, वो है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो ये 3 टॉपिक्स मेनली रिलेशन में हमको पढ़ने होंगे, जिसको पढ़ने में हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लेक्चर्स लगेंगे विद एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। तो रिलेशन टॉपिक पढ़ने में हमको 2 लेक्चर हम लोगों को लगेंगे, ठीक। रिलेशन पढ़ने में हमको 2 लेक्चर लगेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फंक्शन की, इफ़ यू टॉक अबाउट फंक्शन, तो फंक्शन कुछ नहीं होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। तो ये जितने टॉपिक हैं, बस रिलेशन की जगह आप फंक्शन लिख दीजिए तो वही पढ़ना है। मीन्स फंक्शन का भी डिफिनीशन पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना होगा एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना होगा। तीनों टॉपिक होंगे। इसके बाद इसमें कुछ आ जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन भी पढ़ना होता है। एक आध 2 टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे फंक्शन में, इन्वर्टिबल फंक्शन। और इसके बाद आपके चैप्टर में एक छोटा सा चैप्टर एडजॉइन है, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये इन ऑल इतना ही हमको रिलेशन फंक्शन में पढ़ना है। डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड रिलेशन सेपरेटली एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। और उसके बाद छोटा सा चैप्टर एडजॉइन होगा बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैं एक लेक्चर अलग से लूँगा, एक लेक्चर में ये पूरा बाइनरी ऑपरेशन आपका फिनिश होगा। और ये डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ये कंबाइंड रूप से आपके 3 लेक्चर में हो जाएंगे। तो अगर मैं रिलेशन और फंक्शन की बात करूं तो 2, 3, 2, 5, 1, 6। तो रिलेशन और फंक्शन हम लोग 6 लेक्चर में फिनिश करेंगे। ये हमारा टारगेट होगा। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड। यह एक्सपेक्टेड है कि 6 लेक्चर में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश करेंगे, अगर हम रहे तो ठीक, बाकी भगवान के हाथ में है। अब आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर क्या है। जो सेकंड है वो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, 10th या 9th से ही स्टार्ट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री और 11th तक है। 12th में आके वो इनवर्स हो गया। अब चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। और रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ चुके होंगे। तो भाई जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे फंक्शंस हैं तो उस फंक्शन
को भी इनवर्स उसका निकाला जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग आगे रिलेशन फंक्शन के बाद पढ़ते हैं इन्वर्टिबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन कैसे होते हैं, इनका डोमेन क्या होता है, इनका रेंज क्या होता है, मीन्स अगर ओवरऑल कहें तो डिफिनीशन, एंड देयर प्रॉपर्टीज, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय दीज फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज। तो 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, लगभग 2 या 3 एक्सरसाइज हैं। तो अगर एक्सरसाइजेस को एक दिन समझें और एक दिन कंसेप्ट समझें तो इसको हम लोग इन ऑल, अगर एक मोटा मोटी लेक्चर का अगर नंबर हम देखें तो 4 लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे, ये मैक्सिमम है। 4 लेक्चर में हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिनिश हो जाएगा। अब जो अगला चैप्टर है दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तीसरा आपका मैट्रिक्स होगा और चौथा आपका डिटर्मिनेंट होगा। दोनों को हम साथ ही पढ़ते हैं, इसीलिए दोनों को साथ ही लिख रहे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इसीलिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बच्चों को समझ में भी ज़्यादा आता है और आसान भी है। तो बांधने के लिए बच्चों को ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ही शुरू किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैट्रिसेस क्या होती हैं, 2 मैट्रिक्सेस को कैसे ऐड किया जाता है, हाउ टू ऐड गिवन मैट्रिसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई गिवन मैट्रिसेस, क्या कंडीशंस होती हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको मैट्रिक्स में डिस्कस करनी है। दैट विल बी वेरी इजी, द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ योर क्लास 12th, दैट इज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ही कुछ स्पेशल होता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से ही डिफाइन होता है। तो दोनों को हम कंबाइंड रूप से 7 से 8 लेक्चर में फिनिश कर लेंगे बहुत ही आराम से, क्योंकि मेन जो आपका जो मुख्य समय है वो डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने में ही लगेगा। ये तो हलवा है, डिफिनीशन खत्म, बस इतना। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम कंबाइंड रूप से इन दोनों के लिए 8 लेक्चर्स फिक्स करते हैं। 8 लेक्चर में हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि इसको ख़त्म किया जाए। अब जो अगला चैप्टर है आपका, यहाँ से कैलकुलस शुरू होता है और यहीं से मैं मैथमेटिक्स मानता हूँ कि यहीं से शुरू हो रही है, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा। तो जो 5वां चैप्टर है वो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके भी लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे, गूगल केमिस्ट्री पे मैंने पढ़ा हुआ है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कैलकुलस की शुरुआत यहीं से होगी। तो जो मुख्य मैथमेटिक्स है, द हार्ट ऑफ द वेरी मैथमेटिक्स इज कैलकुलस। तो यहाँ से लेक्चर्स और इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे और समझने योग्य हो जाएंगे। और कंटिन्यूटी पर मैं नियरली 2 लेक्चर लूँगा, या हो सकता है फ्लक्चुएट करके 3 हो जाए। और डिफरेंशियबिलिटी है तो आसान, लेकिन एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं, 7 से 8 एक्सरसाइज हैं। तो मैं इसको समअप करने का प्रयास करूँगा 5 लेक्चर में। तो इन ऑल अगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो
इसके लिए हम लोगों को 6 से 7 लेक्चर लगेंगे। चलिए मैं 7 लेक्चर मान के चल रहा हूँ कि इतने में हो जाएगा। ठीक है, 7 लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी फिनिश कर लेंगे। अब कंटिन्यूटी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, फंक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ ही चुके होंगे। बस मैं कंटिन्यूअस फंक्शन आपको डिफाइन कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बस यही आपको चेक करना होगा। और कंटिन्यूअस नहीं है तो क्यों कंटिन्यूअस नहीं है, उसके आधार पर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिफाइन हो जाता है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ऐसे करके इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो वो चीज़ें हम लोग कंप्लीटली इलेबोरेट करेंगे। और डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगा कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, और जब डिफाइन कर देंगे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देंगे कि दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब ये दोनों एक साथ किस लिए रखे गए हैं, कुछ कारण होगा। भाई कंटिन्यूटी को अलग किया जा सकता था, जैसे मैट्रिक्स को अलग चैप्टर बनाया है, डिटर्मिनेंट को अलग बनाया है, ऐसे ही कंटिन्यूटी को भी अलग किया जा सकता था, डिफरेंशियबिलिटी को भी अलग किया जा सकता था। तो उसका कारण है क्योंकि दोनों को डिफिनीशंस बहुत सिमिलर हैं, दोनों को डिफिनीशंस बहुत सिमिलर है। एंड बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ग्राफ हमारे फंक्शन का कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेकिंग नहीं है। वहीं पर डिफरेंशियबिलिटी कहता है कि डिफरेंशियबिलिटी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, इसको हम देखेंगे। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगर फंक्शन का ग्राफ में से फंक्शन हमारा स्मूथ हो जाए, कंटिन्यूटी प्लस स्मूथनेस इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी। अब स्मूथनेस किसी फंक्शन का क्या होता है, किसी फंक्शन को हम स्मूथ तब बोलते हैं जब उसके हर एक पॉइंट पर हमको यूनिक टेंजेंट मिले, हर एक पॉइंट पर हमको यूनिक टेंजेंट मिले। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, हालांकि पूरा देखना है, लेकिन ये दोनों साथ क्यों लिखे हुए हैं हम लोग इसको समझ रहे थे। मान लीजिए ये ग्राफ है फंक्शन का, तो फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ कहीं पर भी ब्रेकिंग नहीं है। अब खास बात इसकी क्या है कि हम कोई भी पॉइंट लें उस पर हम एक टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे हमेशा। किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ की एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है यूनिकली। अगर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट हमने ड्रा कर दिया तो अब दूसरा टेंजेंट इस पर नहीं मिलेगा, दैट विल बी यूनिक। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि हर एक पॉइंट पर टेंजेंट यूनिक होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे कर्व को स्मूथ कर्व कहते हैं और ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन या स्मूथ फंक्शन कहलाता है। सही, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं कि जो स्मूथ ना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए। अब इसके यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो हमेशा टेंजेंट यूनिक ही मिलेगा, लेकिन जब ये पॉइंट लेंगे तो अब यहाँ पर हम कई टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। तो यह फंक्शन इस पॉइंट पर स्मूथ नहीं रह जाएगा। तो ये बात हो गई। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों एक साथ क्यों रखे हुए हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर एक साथ क्यों। तो ये बात रही कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की, इसको हम लोग 7 लेक्चर में फिनिश कर लेंगे, या चलिए एक लेक्चर बढ़ा देते हैं कि हो सकता है फ्लक्चुएट कर जाए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो 8 लेक्चर डिटरमाइन कर देते हैं, इसके लिए फिक्स कर देते हैं। अब जो हमारा अगला चैप्टर है, अगर छठे चैप्टर की बात करें, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशियबिलिटी हम लोग पढ़ ही चुके होंगे तो उसका कुछ एप्लीकेशन आ जाएगा, और मेनली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 से 4 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, जो कि आपका होगा डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। इन सब का मीनिंग क्या है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, इन आवर फ्यूचर लेक्चर। डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज कैसे होता है ये हमको समझना होगा, और जो दूसरा होगा वो
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है समझना होगा हमको। कब किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे, कब किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलेंगे। इसके बाद जो हमको इस चैप्टर में समझना होगा वह समझना होगा हमको टेंजेंट और नॉर्मल, किसी दिए गए फंक्शन के ग्राफ पर टेंजेंट और नॉर्मल निकालना। और इसका जो लास्ट टॉपिक होगा दैट विल बी मैक्सिमा मिनिमा, किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेगा, किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू लेगा, ये सारी चीज़ें इसमें हमको डिस्कस करना है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर 4 टॉपिक्स हैं तो अगर मैक्सिमम 4 लेक्चर रख दें इसके लिए तो काम हमारा हो जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग फिनिश कर देंगे 4 लेक्चर पर। क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग 4 लेक्चर में फिनिश कर। अच्छा, लेक्चर का मतलब है कि 1 आवर, एक लेक्चर हमारा 1 घंटे का या सवा घंटे का हो सकता है, तो आप उसको आवर्स भी समझ सकते हैं, 6 आवर, 4 आवर, 8 आवर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन लेक्चर्स को हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं क्योंकि लास्ट में जोड़कर हम बताएंगे आपको कि टोटल कितना लेक्चर लगेगा। तो रिलेशन फंक्शन में 6 हो गए, ट्रिग्नोमेट्री में 4 हो गए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में 8 हो गए, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हमको 8 लेक्चर हो गए, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 4 लेक्चर हो गए। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। 6 चैप्टर का खाका हमने आपको दे दिया है, मैप आपको दे दिया है। अब 7वां जो है वो भैया और इम्पोर्टेंट है और लेंदी है और बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन। इससे रिलेटेड जो अगला चैप्टर होगा दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इंटीग्रल में सिंपली हमको दिया फंक्शन दिया होगा, उसको हमको इंटीग्रेट करना होगा। कैसे इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या होता है कि किसी 2 कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना होगा। जैसे सर्किल का आपको एरिया पता है 2 पाई r, अगर इसका रेडियस r है तो ये कहाँ से आता है। एलिप्स का एरिया होता है पाई AB। कैसे होता है, कहाँ से ये पाई वही आ गया, इसमें पाई वगैरह का क्या रोल है, कहाँ से आया भाई। दिखने में पाई तो कहीं दिख नहीं रहा है, इस सर्किल में रेडियस दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, ये पाई कहाँ से आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको सॉल्व करने के वेरियस मेथड हैं, जो यहाँ पर मुख्य 3 ही हैं आपको जो पढ़ने हैं। पहला तो आपको इसमें आर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा। इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 टॉपिक्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने होंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने होंगे। तो इनका जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंटीग्रल चूंकि इसमें 11 से 12 एक्सरसाइजेज हैं, और 11 से 12 एक्सरसाइजेज होने का मतलब है 11 से 12 कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो इंटीग्रल के लिए मैं नियरली 15 लेक्चर लूँगा, सबसे ज़्यादा इसी में लगता है टाइम। नियरली 15 लेक्चर आपके इंटीग्रल में लग जाएंगे, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के लिए मैक्सिमम 2 लेक्चर, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैक्सिमम 4 लेक्चर, या अगर हम कहें तो 3 ही लेक्चर में काम चल जाएगा। अब काम चलाने का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ स्किप करूँगा, मतलब कंप्लीटली फिनिश हो सकता है। तो इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इन ऑल हमको 20 लेक्चर्स लगेंगे।
20 लेक्चर्स लगेंगी। तो यहाँ पर +20 कर देता हूँ, सही है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है, इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत कठिनाई अब नहीं है। जो मेन आपका सिलेबस का जो हार्ट है दैट इज़ कैलकुलस, मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जो आपका अगला चैप्टर है दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स क्या होते हैं आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता होगा, पढ़ाया जाता है, होता होगा नहीं। और इसी से जो एक और रिलेटेड टॉपिक है दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इन दोनों को वेक्टर्स अप्रोच से ही पढ़ना है, तो दोनों को हम साथ ही पढ़ेंगे। और दोनों के लिए मैक्सिमम, इसके लिए 3 लेक्चर ले लें, इसके लिए 4, तो मैक्सिमम 7 लेक्चर में ये आपका फिनिश हो जाएगा। 7 लेक्चर्स में, या 6 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगे, दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक, तो यहाँ +7 कर देते हैं। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर होगा दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP शॉर्ट में बोलते हैं इसको, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये भी बहुत छोटा है, 2 ही एक्सरसाइज हैं, तो 2 एक्सरसाइजेज एक दिन मान लीजिए समझने में, कॉन्सेप्ट में, तो इसके लिए मैक्सिमम 3 लेक्चर हमको लगेंगे। 3 लेक्चर फॉर LPP, +3 कर देते हैं। और इसके बाद जो आपका अगला लेंदी टॉपिक है एंड लास्ट वन दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। यू हैव हर्ड अबाउट इट इन क्लास 11th। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? तो ये आपका लेंदी टॉपिक है, इसमें हमको पढ़ना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हमको पूरा पढ़ना होगा। तो दैट विल बी ए लेंदी पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड दिस विल टेक नियरली 8 to 10 लेक्चर। तो मैं इसको 10 लेक्चर मान लेता हूँ, 10 लेक्चर में मैक्सिमम हो जाएगा। 10 लेक्चर में 10 आवर, दैट्स बिग टाइम। तो ये इनाल इतने लेक्चर टोटल हमको लगेंगे। देख रहे हो लेक्चर गिनने में भी मैथमेटिक्स लग रही है। तो अगर हम अब इसको समअप करें, 13 चैप्टर्स थे, हमने 13 पूरा डिस्कस कर दिया किसमें कितना लेक्चर लगेगा। पहला था आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमने 6 लेक्चर फिक्स कर दिया है। दूसरा आपका था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें 4 लेक्चर हमने डिटरमाइन कर दिया। तीसरा और चौथा था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, दोनों को कंबाइंड रूप से हमको 8 लेक्चर लग जाएंगे। पांचवा था आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दैट विल आल्सो टेक 8 लेक्चर्स। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 टॉपिक्स थे, उसमें भी 4 लग जाएंगे आपको। इसके बाद इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट विल बी ए मेजर पोर्शन ऑफ योर सिलेबस, सो इट विल टेक नियरली 20 लेक्चर्स। इसके बाद छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग 7 लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। LPP एक सेपरेट सेक्शन है, उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है ज़्यादा। थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ होगा, वो भी डेरिवेटिव वाला यूज़ नहीं होगा, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो नियरली उसमें 3 लेक्चर लग जाएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोबेबिलिटी, लेंदी टॉपिक है, 10 लेक्चर इसमें लग जाएंगे। तो टोटल हमारे लेक्चर्स हो गए 6, 4, 10, 8, 18, 18, 8, 26, 4, 30, 20, 50, 10, 60, 10, 70, बहुत परफेक्ट नंबर आया। इन और 70 लेक्चर्स हमको लगेंगे पूरा आपका दोनों बुक ख़त्म करने में, और मैं अकेले ही करूँगा इसको। 70 लेक्चर्स लगेंगे। 70 लेक्चर में 70 आवर, क्योंकि एक लेक्चर मेरा लगभग 1 घंटे का होगा, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है। 70 घंटे आपको पढ़ना है इस सेशन में मैथमेटिक्स।
ठीक। और 70 लेक्चर मतलब 70 डेज़ लगेंगे। सारी बातें इक्विवेलेंट हैं क्योंकि एक दिन में एक लेक्चर आपको मिलेगा। तो 70 दिन में आपको मैथमेटिक्स पूरा फिनिश्ड मिल जाएगा। तो देखिए क्या मतलब कितना कम सिलेबस है। 70 घंटे आपको साल भर में पढ़ना होता है मैथमेटिक्स सीखने के लिए। तब भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में घबराते हैं, क्या करें क्या करें। अगर आप इस 70 घंटे को सिर्फ डेली एक घंटे पढ़ें तो आपका हर दूसरे महीना मैथमेटिक्स ख़त्म होगा। मीन्स साल में 12 महीने आप 6 बार मैथमेटिक्स फिनिश कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे डेली पढ़ना है। तो चीज़ें बड़ी होती नहीं है, उसको बना ली जाती हैं। अगर मैं 70 घंटे आपको समझा के पढ़ा के फिनिश कर सकता हूँ, दैट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। और जब आपको समझ में आ गया है उसके बाद आपको रिवीजन करने में मुझे लगता है 70 घंटे अगर मुझे पढ़ाने में लगा है, मुझे लिखने में लगा है, मुझे समझाने में लगा है, तो अगर आप फिनिश्ड होने के बाद पढ़ते हैं तो दैट विल रिड्यूस टू 35 to 40 आवर्स। ये मात्र 35 से 40 घंटे का सिलेबस हो जाएगा आपके रिवीजन के लिए। और 35 से 40 घंटे आपको पहली बार पढ़ने में लगेगा पूरा मैथमेटिक्स ख़त्म करने में। और जब आप एक बार फिनिश्ड कर लेंगे तो अगला जो होगा, मीन्स इसको हम पकड़ के चलते हैं 1 मंथ। तो आप जब एक बार और रिवीजन करेंगे ये फिर से हाफ हो जाएगा। तो आपको 20 to 25 डेज़ लगेंगे। और फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो 10 से 15 दिन में। और फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो बस आप टॉपिक्स को देखते जाएंगे, पूरा रिकॉल होता जाएगा। 5 से 7 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब ऐसा नहीं है फिर करेंगे तो 0 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये 0 को टेंड करने वाला नहीं है, कुछ न कुछ समय तो लगेगा, नॉन ज़ीरो फाइनाइट। ठीक है। तो ये होता है, एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। ये नहीं बस गधों की तरह लग गए, अरे बहुत है, साल भर पढ़ रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कितनी बहुत सिलेबस, 2 किताब मोटी मोटी आधा किलो की, भैया पढ़ना है, परेशान है एकदम, नींद नहीं लग रही है तो पढ़ेंगे नहीं, टाइम पास करेंगे, मोबाइल चलाएंगे। ठीक। तो है कुछ नहीं, बस आपको एक प्लान बना के चलना है, एक कंसिस्टेंसी बना के चलना है कि हाँ अगर 1 घंटा हमको पढ़ाया जा रहा है तो 1 घंटा उसके साथ साथ हमको 1 घंटा अलग से भी पढ़ना है। बस एक ही घंटा, 24 घंटे होता है, 18 घंटे पढ़ने की बात नहीं हो रही है। आप 1 घंटा मैथ पढ़िए, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़िए, 1 घंटा फिजिक्स पढ़िए, सबको सिर्फ 1 घंटे दीजिए डेली, लेकिन दीजिए। तब देखेंगे कि एग्ज़ाम टाइम में आप एकदम रिलैक्स रहेंगे। नहीं तो है सर पास करा दीजिए, क्या होगा, माला वाला ढूंढने निकलोगे, जड़ी बूटी मिल जाए, कोई आशीर्वाद वगैरह दे दे, फिनिश हो जाए। कैप्सूल कोर्स आजकल चलता है लास्ट में, तो कैप्सूल खा के कैप्सूल जैसा नंबरों आता है छोटा। ठीक। तो डेली 1 घंटे पढ़ना है आपको। ये हमारा पूरा खाका रहा। 70 लेक्चर लगेंगे हमको फिनिश करने में। 70 लेक्चर में 70 घंटे, 70 घंटे मतलब 70 दिन, क्योंकि एक लेक्चर 1 घंटे का होगा और 1 घंटे में 1 दिन में एक ही लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है। नियरली 2 अगर इसको हम डिवाइड करें 2 मंथ 10 डेज, ये है आपका। तो ठीक है, इसी पर हम इसको फिनिश करते हैं। आई होप आपको प्लान ठीक लगा होगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप ज़रूर बताएं, कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपके लिए ही किया जा रहा है। तो और अच्छा अगर प्लान होगा तो आप दीजिएगा हमको। तो ठीक है, फिनिश करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर।